जय बाबू, गुड इवनिंग। आप सबको अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो बच्चों, हम आप सबके लिए यहाँ क्लास 10th में जो हम क्लास में बच्चों से टेस्ट लिए हैं, उन टेस्ट के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं और सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार बोर्ड 2025 10th में, ये 2025 में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो प्लीज एक बार इसको वीडियो वॉच कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी देखिए, ये मॉडल पेपर का होने वाला है। मॉडल पेपर की हमने क्वेश्चन सेट किया था। ये वीडियो हम लोग का 1 होने वाला है, पार्ट 1 होने वाला है। इसमें हम लोग साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो प्लीज आप अगर मेरे चैनल बने हुए हैं तो पूरा वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको कैसे हैं? अच्छा होगा कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक बार लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आप सबको दिखा दें तो हम लोग यहाँ पर ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर की तरफ से हैं। तो यहाँ देखिए, हम लोग का ये जो पेपर है आप देख पा रहे हैं, यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है हम लोग का, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है ज्ञान ज्योति कोचिंग सेंटर। कहाँ पर? राजपुर। ये जो कोचिंग है ये राजपुर में कोचिंग है। और ये जो टेस्ट का सीरीज है, ये साइंस का टेस्ट होने वाला था जो हमने बच्चों से टेस्ट लिया है। तो जो बच्चे जितना भी टेस्ट दिए हैं, प्लीज इस वीडियो के माध्यम से वो क्वेश्चन मिला लेंगे कि कितना सही और कितना गलत है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर ये जो क्लास 10th की होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल हम लोग से क्या कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं या कितने नियम हैं। तो आप यहाँ जाहिर सी बात है, ऑप्शन ए देख रहे हैं 1, ऑप्शन बी देख रहे हैं 2, ऑप्शन सी देख रहे हैं 3, ऑप्शन डी देख रहे हैं 4। आपका सही आंसर इसका हो जाएगा बी, 2 होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो मेरे प्यारे बाबू, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पहले का भी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल हम लोग से क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी कि आप समतल दर्पण पढ़े होंगे, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो किस प्रकार का बनता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वास्तविक बनता है, ऑप्शन बी कहता है काल्पनिक बनता है, ऑप्शन सी कहता है ए और बी दोनों, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और हम लोग से डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसमें से जो हम लोग का समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है बाबू? तो वो हमेशा काल्पनिक बनता है। किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब यानी कि जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है मेरे प्यारे बाबू? तो सीधा बनता है। ठीक है, अब पहले से ये बात को जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दूसरे का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बाबू? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तीसरा सवाल देख रहे हैं कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए बोला है ध्वनि का, ऑप्शन बी कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग है, या ऑप्शन सी कह रहा है पैरामैग्नेटिक तरंग है, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसमें से बताइए इनमें से कोई नहीं, क्या सही आंसर होने वाला है? तो आपका जो तीसरा आंसर होने वाला है बाबू, तीसरे का करेक्ट आंसर होगा वो किस तरह का किरण है? तो पराबैंगनी किरण है। आप पढ़े होंगे पराबैंगनी किरण कहां से निकलता है? तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग, किसका तरंग है भाई? तो पराबैंगनी तरंग है। किस प्रकार का तरंग है वो? पराबैंगनी तरंग है बाबू। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। आइए हम लोग चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के सामने, यानी कोई दर्पण है, कह रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। यानी कि कोई दर्पण है, उसमें किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब देखते हैं उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बन रहा है। ठीक है, तो वह दर्पण है वो किस प्रकार का दर्पण है? तो हमें बताना है क्या वो समतल दर्पण है, बी कह रहा है केवल अवतल दर्पण है, कि उत्तल दर्पण है, कि डी कह रहा है समतल या उत्तल दोनों है। तो बाबू यहाँ पर हम लोग का प्रतिबिंब जो बन रहा है इसमें क्या है? प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। प्रतिबिंब हमेशा इसमें सीधा बनेगा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अकाल्पनिक प्रतिबिंब बाबू ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, समतल या उत्तल दर्पण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ चौथे का आप जो उत्तर देख रहे हैं, चौथा का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हम लोग का डी होने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल के ऊपर। 5 नंबर सवाल देखते हैं।
5 नंबर सवाल हम लोग से क्या कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी जिसको हम शेविंग करते हैं, दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, मतलब अयुक्त होता है, किस दर्पण का हम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, दाढ़ी बनाने के लिए क्या समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की डी कोई नहीं। आप क्या करेक्ट आंसर बताएंगे? तो मेरे बच्चों सही बताया तो पांचवा का जो हम लोग का सही आंसर होने वाला है वो सी होने वाला है। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा पाया गया। कि कोई जो अवतल दर्पण है उसमें जो किसी वस्तु को देखा गया तो उसका जो प्रतिबिंब था वो कैसा पाया गया? तो आभासी पाया गया, सीधा पाया गया, तथा और कैसा पाया गया बाबू? तो बड़ा पाया गया है। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, यानी कि प्रतिबिंब जहां वस्तु रखा गया है अवतल दर्पण में, वस्तु को कहां होना चाहिए कि प्रतिबिंब बड़ा भी हो, सीधा भी हो। ठीक है बाबू, तो इसका सही आंसर बाबू क्या होने वाला? क्या है? ए मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, कि वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, कि ऑप्शन डी ध्रुव तथा फोकस के बीच कहां पर वस्तु होनी चाहिए। मेरे प्यारे बाबू, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट करेंगे कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब अवतल दर्पण में, ध्यान देना अवतल दर्पण में सीधा भी बनना चाहिए और बड़ा भी प्रतिबिंब बनना चाहिए। नहीं, हाँ, आभासी यानी कि सीधा, आभासी यानी कि सीधा, काल्पनिक है ना, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा भी बनना चाहिए। तो प्रतिबिंब वस्तु को कहां रखना चाहिए? ध्रुव तथा फोकस के बीच। कहां रखना चाहिए? ध्रुव तथा फोकस के बीच। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बाबू? डी होने वाला इसका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं अगला नंबर 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल हम लोग से क्या कहता है? आप यहाँ 7 नंबर सवाल को अच्छे से गौर से देखिए। क्या कह रहा है 7 नंबर सवाल? कि कह रहा है कि गोलीय दर्पण में, किसका बाबू? कह रहा गोलीय दर्पण का फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। यानी कि कोई जो हम लोग का एक गोलीय दर्पण है उसका फोकसांतर यानी कि फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध बताना है। अब बहुत पहले पढ़े होंगे मेरे प्यारे बाबू कि एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जो त्रिज्या होगी क्या हो जाएगी? त्रिज्या जो हो जाएगा 2f के बराबर हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। तो क्या बाबू इसमें ऑप्शन ऐसा दिखाई पड़ रहा है? क्या r बराबर 2f होगा? क्या b r बराबर r होगा? c f बराबर r/4 होगा? या d r बराबर f/2 होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? r बराबर 2f। तो यहाँ देखते हैं r बराबर 2f क्या है? तो करेक्ट आंसर बाबू कहां पर है? ए। तो 7वें का उत्तर क्या होने वाला है? ए होने वाला है मेरे प्यारे बाबू। चलिए हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल हम लोग से क्या कहता है? यहाँ 8 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार अच्छे से देखेंगे 8 नंबर सवाल को। यहाँ 8 नंबर कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है, ये बताना है। क्या वो सीधा होता है कि क्या वो उल्टा होता है? क्या ए और बी दोनों यानी सीधा और उल्टा दोनों होता है? तो ऑप्शन हम लोग का डी इनमें से कोई नहीं। क्या होने वाला है मेरे प्यारे बाबू? जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बाबू 8वें का, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। 9 नंबर सवाल हम लोग से क्या कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ उसको कहते हैं जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, जो दांत में जो सड़ जाते हैं दांत उसको चेक करते हैं, है ना। तो कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, जो जिसको हम दंत विशेषज्ञ कहते हैं, एक प्रकार से सलाह चिकित्सक होते हैं, तो बताइए वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? क्या ए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन बी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन सी उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं? फिर ऑप्शन डी क्या होने वाला है आपका सही उत्तर? तो मेरे प्यारे बाबू जो दंतियों जो विशेषज्ञ होते हैं वो दांतों को चेक करने के लिए विशेष तरह से अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 9 का बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल हम लोग से क्या कहता है? आइए बाबू 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बाबू। अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो प्लीज इसको पूरा वॉच जरूर कीजिएगा। आइए यहाँ पर 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी बीम के प्रतिबिंब, यदि किसी बीम यानी कोई वस्तु रखा हुआ है, इस वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, वो कैसा है बाबू? ऋणात्मक। उसका आवर्धन मान जो है एम का जो वैल्यू है वो माइनस में है
है ना। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी वो किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा। ए वास्तविक या उल्टा होगा, बी वास्तविक और सीधा होगा, सी आभासी और सीधा होगा, कि डी आभासी और उल्टा होगा। तो मेरे प्यारे बाबू जब ये ऋणात्मक हो रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये हमेशा उल्टा बनेगा। तो सर वास्तविक उल्टा होना चाहिए, तो नहीं बाबू, ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आभासी, ये सॉरी आभासी और उल्टा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आभासी और उल्टा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है, इज द विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार कमेंट कीजिएगा कितने बच्चों ने ए कहा है वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो हम कह दें कि आभासी और क्या होगा बाबू, उल्टा होगा। ठीक है बाबू, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है। निम्न में से कौन और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या कितनी, आर की वैल्यू कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। किस दर्पण की बात किया बाबू, तो उत्तल दर्पण में। क्या ऑप्शन ए +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी की -16 सेंटीमीटर। क्या होने वाला है बच्चों, प्लीज एक बार कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर बाबू हम बता दें, इसका सही उत्तर 11 का जो होने वाला है हम लोग का, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है, तो वक्रता त्रिज्या आर दिया है। तो आप पढ़े होंगे कि एफ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बाबू, r/2। तो बताइए एफ इक्वल टू कितना होगा, आर की वैल्यू कितना दिया बाबू, 32 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ 32 लिख देंगे, अच्छा बटे में 2 करेंगे तो कटेगा तो कितना देगा बाबू, 16 आ जाएगा। तो बोलिए हाँ या ना। किस प्रकार का दर्पण है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है मेरे प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसमें, तो सी इज द विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि हम लोग का जो 11 नंबर आप सवाल देख रहे हैं, वो 11 नंबर का सही आंसर क्या होने वाला है, +16 सेंटीमीटर। क्या बच्चों, कितने बच्चों का ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसीलिए हम अगला सवाल के ऊपर चलते हैं, 12 नंबर सवाल पर। 12 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एक बार इसको अच्छे से समझने की चेष्टा कीजिएगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह पढ़े होंगे आप लोग, तो कह रहा है कि नई कार्तीय परिपाटी चिन्ह के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है। यानी कि नई कार्तीय परिपाटी के चिन्ह में वस्तु की दूरी कहां से ली जाती है। ऑप्शन ए बोल रहा है बाबू लोग का, क्या वो धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक ली जाती है, कि ए और बी दोनों, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही ली जाती है, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अर्थात नई चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार हमें ये बताना है वस्तु की दूरी किसमें ली जाती है, धनात्मक में, ऋणात्मक में, कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही से बता दीजिए उत्तर सही क्या होने वाला है। तो बाबू मैं इसका सही उत्तर बता दूं, यदि यहाँ पर यहाँ देखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो या कोई भी दर्पण हो, और वस्तु की दूरी हमेशा हमेशा क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बापू, 12 के बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग 13 नंबर सवाल को देखते हैं। 13 नंबर सवाल हम लोग से क्या कहता है, चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है हम लोग से। ये हम लोग का क्लास का टेस्ट का पेपर है बाबू, तो प्लीज एक बार इसको पूरा देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी कहाँ गलतियां हो रही है और कहाँ सही हो रहा है। तो आप घर पे भी इसको मिला सकते हैं, आपका कितना उत्तर सही है और कितना आपका उत्तर गलत है। तो बाबू इसका 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहे किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य, पश्च क्या मतलब होता है सर, पीछे का देखने के लिए, मतलब पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी किस दर्पण का प्रयोग, किस दर्पण का पीछे के दृश्य को देखने के लिए। गाड़ी पर देखे होंगे कि एक साइड मिरर होता है जिसको हम साइड मिरर कहते हैं, तो पीछे के दृश्य को देखता है ना। अच्छा तो पीछे के दृश्य को देख रहा है तो जाहिर सी बात है वहां क्या ए उत्तल दर्पण लगाएगा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण है, ऑप्शन सी समतल दर्पण है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होने वाला है बच्चों, तो पीछे के दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सॉरी बच्चों, आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बाबू, ए पीछे के दृश्य को देखने के लिए वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करता है, माइंड में सवाल आ गया होगा।
तो सर इसीलिए वो करता है क्योंकि पीछे के दृश्य बहुत बड़ा क्षेत्र को आराम से देख सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, तो छोटा बनता है। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? छोटा प्रतिबिंब बनने के चलते बहुत दूर तक की एरिया को बड़े आसानी से और सीधा भी बनता है, जिससे वो आसानी से देख सकता है कि कोई व्यक्ति दाएं से आ रहा है कि बाएं से आ रहा है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? इससे आपको ये पता चल गया होगा कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बाबू। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल, चलिए कितने बच्चों का यहाँ 13 तक में बिल्कुल सही है, एक भी गलत नहीं है। कमेंट करेंगे सर मेरा 13 तक अभी एक भी गलत नहीं हुआ, बिल्कुल हमने जो सोचा बिल्कुल जो मैंने कहा वही सही है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आप अच्छा पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए हम 14 नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 14 नंबर सवाल हम लोग से क्या कहते हैं, देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोग से, तो 14 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हमें ये बताना है। क्या समतल दर्पण की, क्या उत्तल दर्पण की, क्या अवतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है बच्चों, तो कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी बताए ना, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है भाई, धनात्मक होती है। तो क्या ऑप्शन उत्तल दर्पण है? बिल्कुल सर जी, बी। विल बी द करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बाबू, 14 के बी होने वाला है, उत्तल दर्पण। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ फोकस दूरी धनात्मक ना बोलकर यदि हमको ऋणात्मक बोल देता तो इसको हम बोलते अवतल दर्पण। ठीक है, समझ रहे बाबू क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पर कहा है कि धनात्मक है, धनात्मक है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। विल बी द करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग 15 नंबर सवाल देख लेते हैं। बाबू क्या कह रहा है कि कार के अग्रदीप में, अग्र मतलब आगे के, आगे जो देखने के लिए प्रयोग करते हैं, अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा है, यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि आगे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अग्र मतलब आगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी क्या उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी क्या समतल दर्पण, कि डी कह रहा है कि समतल या उत्तल दोनों प्रकार के। क्या दोनों दर्पण वहां प्रयोग होते? तो नहीं प्यारे बाबू, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण। आगे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आप देखे भी होंगे ऐसे जब चलते हैं तो ड्राइवर के सामने एक ऐना लगा होता है, वो जो दर्पण होता है कैसा दर्पण होता है बाबू, अवतल दर्पण होता है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर सवाल देखते हैं कि दर्पण का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण का सूत्र है, दर्पण सूत्र आप पढ़े होंगे कि सर 1/v + 1/u = 1/a। जल्दी से मुझे बताइए v क्या है, u क्या है और f क्या है बच्चों। ठीक है, आइए देख लेते हैं दर्पण सूत्र क्या है। क्या a होने वाला है 1/v + 1/u = 1/a, कि b होने वाला है कि 1/v - 1/u = 1/a, कि c होने वाला है कि 1/f + 1/v = 1/v। ठीक है, या d होने वाला 1/f + 1/v = 1/u। तो जाहिर सी बात है सर, इसमें दोनों वस्तु की दूरी, सॉरी बाबू, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जुड़ जाती है और फोकस दूरी की इक्वल टू हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बाबू, ए होने वाला है। और तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, 1/v + 1/u = 1/f। विल बी द करेक्ट आंसर, ए होने वाला है। ठीक है बाबू, चलिए हम आगे लोग बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, जो समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी मेरे प्यारे बाबू अनंत होता है। विल बी द करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, ए होने वाला है। जितने बच्चे जीरो सोच रहे थे बिल्कुल गलत सोच रहे थे, जीरो नहीं होगा बाबू, यहाँ जाहिर सी बात है क्या होगा यहाँ पर, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल हम लोग से क्या कह रहा है कि उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में मेरे प्यारे बाबू, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी सॉरी उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में बना तो काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो किस प्रकार का होता है, क्या वो सीधा एवं आवर्धित होगा, कि बी उल्टा एवं आवर्धित होगा, कि सी बाबू सीधा और हार्थित होगा, कि डी इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर होने वाला है मेरे प्यारे बाबू, जिससे बच्चों ने ये करेक्ट आंसर इसका सी मारा है, विल बी द करेक्ट आंसर है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा सीधा होता है, हार्थित होता है, हर तरह से वर्तमान होता है। तो मजबारा क्या कह रहे बच्चों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब कितना चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 क्या बोल रहा है, आइए 19 नंबर सवाल देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण की परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा था, यानी कि जो गोलीय दर्पण है उसकी पृष्ठ की
ना उसकी पृष्ठ की वृत्ताकार, जो वृत्ताकार पथ है उस सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। अर्थात समझ लीजिए कि आपका ये दर्पण है, ये मान लीजिए दर्पण है, ठीक है, और इसकी जो बीच की दूरी इसको क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, कितने बच्चों को पता है बताइए, कितने बच्चों को पता है कि इसको क्या बोलते हैं? क्या ऑप्शन ढूंढिए, इसमें ऑप्शन है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए। ऑप्शन ए बोल रहा है धनात्मक, सॉरी सॉरी ये नहीं है, ऑप्शन ए कह रहा है कि मुख्य फोकस कहते हैं, कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कि प्रधान अक्ष कहते हैं, कि गोलीय दर्पण का द्वारा कहते हैं। तो पढ़ोगे दर्पण की चौड़ाई को गोलीय दर्पण का क्या कहा जाता है? द्वारा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बाबू? डी होने वाला है। गोलीय दर्पण का वो क्या कहलाएगा? द्वारा कहलाएगा। बताइए कितने बच्चों का ये बिल्कुल सही हो रहा है? चलिए 20 नंबर हम सवाल देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो अवतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? ठीक है, तो बाबू धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये अभी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, कि कभी शून्य हो जाता है। क्या होता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अच्छा सर कौन सा दर्पण कह रहे हैं? अवतल दर्पण, अच्छा ये है अवतल दर्पण। अच्छा फोकस दूरी इसकी बाईं ओर है, अच्छा इसकी जब फोकस दूरी इधर बाईं ओर है ना, तो जब बाईं ओर फोकस दूरी है तो ये क्या होगा? हमेशा ऋणात्मक होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो बताइए 20 का सही आंसर क्या होने वाला है बाबू? बी ऋणात्मक होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या कह रहे हैं? चलिए कितने बच्चों का 20 तक सही है प्लीज एक बार कमेंट करेंगे। जिसका 20 तक बिल्कुल सही जा रहा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा है बच्चों। आप लोग दम मेहनत कीजिए एकदम जोर से, आपका बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि आप बहुत मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, जिसका 20 में 20 सही जा रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 21 नंबर सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, जो समतल दर्पण हो उसमें आवर्धन कैसा होता है? तो क्या +1 होता है कि -1 होता है कि शून्य होता है कि इनमें से कोई नहीं? तो आवर्धन हमेशा क्या होता है बाबू? +1 होता है। क्या होने वाला है इसका? ए होने वाला है इसका, ए। ठीक है, आइए हम 22 नंबर सवाल देखते हैं। 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि निर्देशांक चिन्ह पर पाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, यानी कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? सभी बच्चे प्लीज कमेंट करो, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो बाबू क्या वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। क्या होने वाला है? निर्देशांक ज्यामिति में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो हम लोग पढ़े हैं ना कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। क्या होने वाला है इसका? बी होने वाला है। 22 के बी होने वाला है सही उत्तर। ठीक है बाबू, आइए हम 23 नंबर सवाल देखते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है हम लोग से कि सरल निर्गत किरण, निर्गत किरण आने वाले किरण को निर्गत किरण कहते हैं बाबू, और अभिलंब के मध्य कोण को कहलाता है। क्या कहलाता है? आने वाली किरण और अभिलंब की जो कोण है उस कोण को क्या कहते हैं? क्या अभिलंब कोण कहेंगे, क्या परावर्तन कोण कहेंगे, क्या निर्गत कोण कहेंगे, कि आपतन बिंदु कहेंगे? तो जाहिर सी बात है सर आप पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो आने वाली किरण को निर्गत किरण कहेंगे, और ये हम लोग का अभिलंब है, इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो आप आपतित किरण कहते हैं ना, आपतन कोण कहते हैं ना, तो वही निर्गत किरण है। तो इसके द्वारा पढ़ाया कोण क्या होगा? तो विल बी द आंसर क्या होने वाला बाबू? सी होने वाला है, निर्गत किरण। कितने बच्चों का ये सही है? निर्गत किरण। 23 का सी उत्तर होने वाला है बाबू। ठीक है, आइए हम लोग 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर हम लोग से क्या कहता है? ठीक है, चलिए हम 24 नंबर सवाल देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है? 24 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? क्या कांच में, कि पानी में, कि लोहा में, कि निर्वात में? निर्वात यानी कि हवा, जहां हवा का वेग बिल्कुल शून्य हो। तो किस वेग में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है मेरे प्यारे बाबू? तो ऑप्शन डी होने वाला है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है बाबू। कितना? तो मैं बता दूं कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ चलता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो सही उत्तर इसका क्या होने वाला है मेरे प्यारे बाबू?
डी होने वाला ही द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। तो बाबू आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ए मीटर, बी किलोमीटर, सी सेंटीमीटर, कि डी बीमाहीन। क्या इसमें कोई बीमा नहीं होती? मुझे ये बताइए जल्दी से कितने बच्चों का 25 का डी सही उत्तर है बाबू? बीमाहीन बिल्कुल सही उत्तर है, बीमाहीन। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा, बीमाहीन यानी कि आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, बीमाहीन होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर राशियां कट जाती हैं। ठीक है, इसलिए आवर्धन पे कोई मान नहीं होता है, कोई इसकी बीमार की एसआई मात्रा नहीं होती है। समझ में आया बच्चों क्या कह रहे हैं? आइए हम 26 नंबर सवाल देखते हैं। सूर्य की प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में होती है, यानी जो सूर्य होता है उसकी प्रकाश की चाल, सूर्य की जो सूर्य होता है उससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, और उस प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में अभी बताया ना, हवा या निर्वात में कितना होता है? तो सर ऑप्शन ए 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, बी 3 × 10⁸ किलोमीटर सेकेंड, इसी 13 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कि डी 3.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होने वाला है सही उत्तर? तो बाबू मैं सही आपको बता दूं इसका क्या होने वाला है। तो सही आंसर होने वाला है ए विल बी द करेक्ट आंसर, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 और इसको कितने जीरो 1 2 3 4 ये 5 कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो कितना लाख हो गया? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला बाबू? 26 के ए होने वाला है। तो बाबू आज बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए बस इतना ही बात करते हैं। कितने बच्चों का यहाँ पर 26 में 26 बिल्कुल सही है? प्लीज एक बार कमेंट करेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जिसका 26 में 26 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आज के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग से विदा लेते हैं और अगले लेक्चर में आप लोग के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, चलिए जय श्री राम।